This topic is about classification of search by methods. As earlier I have said that search by method means कि हम किस तरीके से रिसर्च करेंगे, बेसिकली किन प्रोसीजर्स को, किन स्टेप्स को हम फॉलो करके स्टडी करेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं सर्च बाय मेथड्स। ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव सर्च है और क्वालिटेटिव सर्च है। ये दो पैराडिम्स भी हैं, दो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस भी हैं इसकी रिसर्च की, क्वालिटेटिव सर्च एंड क्वांटिटेटिव सर्च बेसिकली। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है दैट डील्स विद द डाटा, न्यूमेरिकल डाटा मेनली, और इसी को हम डाटा को एनालाइज करते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल जो ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म करके उसके मीन मीडियन मोड और फिर आगे आगे जो उसके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, टी टेस्ट है, नोवा नोवा काई स्केयर, और इस तरह से हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसका टोटल ताल्लुक जो है ना वो क्वालिटेटिव डाटा से है, दैट इज़ इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म। उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको उसके थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो काम है वो कंटेंट के साथ है, बुक्स के साथ है, इंटरव्यूज़ के साथ है और ऑब्जर्वेशंस के साथ हैं। जबकि जो क्वांटिटेटिव काम है वो आपका उसके जो टूल्स हैं वो आपके क्वेश्चनियर्स हैं, या आपके एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ हैं, या आपके ऑब्जर्वेशन शीट्स के अगर क्वांटिटेटिव फॉर्म फॉर्म हो सकता है तो वो हो सकता है। तो एनी हाउ इसको हम फर्दर देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च की। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बयान की गई हैं। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इट इज़ हैविंग न्यूमेरिकल डाटा। तो अगर आपको मुझे मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे यस करें अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की स्लाइड पे आ गए हैं। काइंडली मूव टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च स्लाइड। यस लिखें जो इस स्लाइड पे पहुंच गए हैं। चूँकि स्लाइड मैंने कहा था कि आपको मैंने व्हाट्सएप की हुई है, तो इसको ओपन कर लें प्लीज़। ठीक है, तो प्लीज़ टाइप यस। ओके, रूब आ गई है। ठीक है, वकास आ गया है। बाकी लोग भी यस करें जो लोग पहुंच गए हैं स्लाइड पे। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। प्लीज़ टाइप यस ओनली और वाई। Okay, great. Okay, now we are moving. So the very first characteristics of quantitative search, it is having always numerical data and use of formally stated hypotheses and procedures. तो जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ होती हैं उसमें नॉर्मली हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट लाजमी करते हैं, या सर्च क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें लाजमी लिखते हैं, राइट करते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक या दोनों को हम लाजमी लिखते हैं। तो यूज़ ऑफ कंट्रोल्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट कुड इंटरफेयर विद द आउटकम ऑफ द रिसर्च। तो इसमें ये होता है कि हम डिलिमिट करते हैं स्टडी को, और साथ में हम जो जब हम काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उसमें जो इफेक्ट होता है फैक्टर्स का, उसको भी हम उसमें हम डिलीमिट करते हैं या देखते हैं कुछ ख़ास तरह का इफेक्ट आना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक यूज़र ने मुझे भी ज्वाइन किया है, मैंने उनको अलाउ कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा बेटा ये है कि लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें। जब हम क्वांटिटेटिव डाटा बेटा लेते हैं तो इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उससे डाटा लेते हैं। और जो बेटा पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, सैंपल भी कहते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा। रिसर्च के अंदर ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन है कि जब हम सोशल साइंसेज की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सच पीपल हु हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। और हु शेयर्स आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो उसकी बेस पे उनको फिर हम पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन, चूँकि हम पूरी पॉपुलेशन से डाटा नहीं ले सकते तो फिर उसमें से हम सैंपल ड्राइव करते हैं। और सैंपल जो होता है इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो सैंपल है उसको सेलेक्ट करने के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो हम फर्दर देखेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन मैं आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। पॉपुलेशन एज अ होल होता है, सैंपल उसका पार्ट होता है। और हमेशा जो सैंपल होता है वो हमेशा पॉपुलेशन से ही लिया जाता है, ड्राइव किया जाता है, और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में, हज़ारों में भी हो सकती है, सैकड़ों में भी, हंड्रेड्स में भी हो सकती है, या एटलीस्ट वो 70-80 भी हो सकती है। यूज़ ऑफ पेंसिल और पेपर टेस्ट, ये भी हो सकता है कि आप इसमें जो है ना टेस्ट करें, टेस्ट जो है ना वो यूज़ करें उसको, फिर आप बाद में आप, या क्वेश्चनर हो सकता है। तो ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। उसके बाद आप न्यूमेरिकली एनालाइज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो बेटा इसमें है क्वान्टिटेटिव में,
उसमें हम देख सकते हैं कि सैम्पल साइज जो होता है लार्ज होता है, बट कवर सिंगल इशू, लेकिन वो एक टॉपिक पे ही हम उसको उसको स्टडी कर रहे होते हैं, हर चीज़ पे हम स्टडी नहीं कर सकते। डिज़ाइन जो होता है स्ट्रक्चर्ड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, यानी हम उसको पहले से पता होता है कि हमारी जो स्टडी है वो किस किस डिज़ाइन से होगी, और डिडक्टिव एनालिसिस होगा, रैंडम सैम्पलिंग होगी या नॉन रैंडम होगी, दोनों तरीके से हो सकता है, चूँकि मोस्टली रिकमेंडेड जो रिसर्च के लिए वो रैंडम है, लेकिन हम नॉन रैंडम भी समटाइम कन्वीनियंट या किसी और जो नॉन रैंडम टेक्निक्स उसको यूज़ कर लेते हैं। स्टैटिकल समरी ऑफ रिजल्ट्स हैं वो लाजमी हम शेयर करते हैं, जो हम स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हैं और जो टेबल्स बनाते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरह क्वांटिटिव डाटा आता है, ऑब्जेक्टिविटी लाजमी होती है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, हम जो टूल बनाते हैं बेटा उसकी लाइबिलिटी फाइंड करते हैं। रिलायबिलिटी इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स, कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डाटा आता है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एक जैसी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट। यानी एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक जो पेंसिल है, बॉल पेन है, जिसमें बस अभी पियानो हाथ में पकड़ी हुई है, अगर मैं इस पर लिखता हूँ तो ये लिखती है, दोबारा लिखता हूँ दोबारा लिखती है, कल लिखता हूँ कल भी लिखती है, परसों लिखूंगा परसों भी लिखेगी, तो इट मीन्स कि ये मुझे कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट दे रही है, तो ये रिलायबल है, मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ। ऐसे भी रिसर्च टूल्स होते हैं, उनको जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उससे पहले हम पायलट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, और उसकी रिलायबिलिटी क्रॉस बैच अल्फा हम फाइंड करते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लाइबिलिटी और वैलिडिटी को देखेंगे। और वैलिडिटी ये होता है कि टू स्टडी व्हाट इज सपोज टू बी स्टडीड, और टू फाइंड व्हाट इज सपोज टू बी फाउंड। तो जो हम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं स्टडी हो रहा है, चीज़ को हम वैलिडिटी का नाम देते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसको आगे फर्दर कल परसों क्लास में देखेंगे। बाकी बेटा इसकी जो टाइप्स हैं क्वान्टिटेटिव मेथड्स की, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कोलिशन सर्च है, काजल कंपैरेटिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये 4 बेसिक टाइप्स हैं आपकी क्वांटिटेटिव मेथड की। और इसमें सबसे पहले जो है आप अच्छा दूसरा जो है इसका जो दूसरा इसका सेक्शन है वो आपका क्वालिटेटिव सर्च है। और क्वालिटेटिव सर्च में जैसे मैंने कहा नरेशन ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा हम कहते हैं जो बुक की फॉर्म में हो, इंटरव्यू की फॉर्म में हो, वॉइस में हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, इन चीज़ को हम क्वालिटेटिव फॉर्म कहते हैं। और इसमें एक्सटेंसिव नरेटिव डाटा होता है जो बयान किया जाता है पैसेजेस के फॉर्म में, चैप्टर्स की फॉर्म में, तो पॉइंट्स की फॉर्म में। ये सारे के सारे डाटा जो होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, फ्लेक्सिबल है, ओपन है, इसमें हम बहुत सारी बातें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। सैम्पल साइज स्मॉल होता है, जैसे हम क्वालिटेटिव स्टडी में जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हम 15-20 से लेके 40-50 लोगों से डाटा कलेक्ट कर लें काफ़ी होता है, इसलिए हमें हंड्रेड्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। और इंडक्टिव अप्रोच होती है, इंडक्टिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है, वर्ड्स की फॉर्म में होता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं। नो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की ऑन लाइबिलिटी, इसके अंदर लाइबिलिटी के इश्यूज होते हैं, इसमें लाइबिलिटी इतना मैटर नहीं करती। और इसलिए जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है वो भी ज़्यादा एड्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो थोड़ा सा उसमें वही चीज़ सर्च करने की कोशिश कर रहा होता है जिसको वो चाहता है, जिसको वो फोकस कर रहा होता है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ग्राउंडेड थ्योरीज हैं, बायोग्राफीज हैं, केस स्टडीज़ हैं, कंटेंट एनालिसिस है, हिस्टोरिकल रिसर्च है। ग्राउंडेड थ्योरी का ताल्लुक अगेन थ्योरी बिल्डिंग से या थ्योरी डेवलपमेंट से होता है। और बायोग्राफी का ताल्लुक होता है किसी इंसान के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में तबसरा किया जाए। केस स्टडी आप किसी इंस्टीट्यूशन की केस स्टडी कर सकते हैं या किसी सिस्टम की केस स्टडी कर सकते हैं, यानी एक सिस्टम जो काम कर रहा होता है उसको एज अ केस स्टडी देख सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस होता है, जैसे बुक्स हैं उनको आप एनालाइज करें, या आर्टिकल्स हैं उनको एनालाइज करें किसी खास मकसद के तहत किसी खास टॉपिक पे, तो ये आपका बेटा कंटेंट एनालिसिस होता है। हिस्टोरिकल सर्च का मतलब वो है व्हाट हैज़ बीन हैपेंड इन द हिस्ट्री, उसको आप स्टडी करते हैं, तो ये भी एक टाइप ही है हिस्टोरिकल सर्च बेसिकली क्वालिटेटिव की। तो इसमें हम फर्दर देखेंगे इसमें इंशाल्लाह हिस्टोरिकल सर्च को कि ये कैसे की जाती है। इसमें प्राइमरी सोर्सेज भी होती है, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा भी होते हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिकल सर्च की बात कर दी है, ठीक है। और हिस्टोरिकल सर्च जैसे मैंने कहा कि इसका ताल्लुक पास से होता है, पास अक्रेंसी से होता है, यानी ऐसे चीज़ें जो पास में हो चुकी हैं उसके रिलेटेड आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन पॉलिसी बनी है 1972 की फॉर एग्जांपल, तो वो जो पॉलिसी बनाई गई थी 72 में, आप उसके बारे में आपको स्टडी कर रहे हैं, तो आप जो डाटा लेंगे उन लोगों से लेंगे जो उस पॉलिसी मेकिंग में वहाँ शामिल थे, उनकी आप राय लेंगे और उसमें जो हुआ उस वक्त उसके बारे में आप डाटा कलेक्ट करेंगे। ऐसे पास में जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उसके बारे में आप डाटा फाइंड करने के लिए हिस्टोरिकल सर्च करते हैं। और जो हिस्टोरिकल सर्च है जस्टिफाइज इटसेल्फ व्हेन यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस
ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। तो इसमें माजी में क्या हुआ था उसके बेस पे हम प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट एनालिसिस द पास्ट इवेंट्स एंड डेवलप्स प्रेजेंट कंसेप्ट एंड कंक्लूजन्स एंड इट डिस्क्राइब व्हाट अकर्स इन द पास्ट। तो माजी में क्या हुआ था उसको ये डिस्क्राइब करती स्टडी करती है। हिस्टोरिकल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स द केयरफुल स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट पास्ट इवेंट्स एंड इट इज क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इवेंट देयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। तो बेसिकली हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे होते हैं कि माजी में जो हो चुका है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उस इवेंट को, और उसके रिलेटेड जो भी एविडेंसेस हमें मिलती हैं उनको स्टडी करते हैं। और वो दो तरह से एविडेंसेस मिलती है, प्राइमरी फॉर्म में भी सेकेंडरी फॉर्म में भी। यानी प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसमें वो डाटा हमारे पास आता है जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है। जैसे मैंने कहा कि वो लोग जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग की थी हम उनको इंट्रोड्यूस करें तो वो प्राइमरी डाटा होगा। सेकेंडरी डाटा होता है जो कि आपको सेकेंडरी सोर्सेज से आता है, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं। अगर उनमें से किसी लोगों ने कोई बुक लिखी है लेकिन वो फौत हो गए हैं, उनकी बुक एग्जिस्ट करती है तो बेटा वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है। ऐसे उनको आर्टिकल लिखा है किसी न्यूज़पेपर में या किसी जर्नल में, तो वो उनका जो डाटा है वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स होगा। अच्छा, द पर्पस या कोई इंटरव्यू दिया हो, किसी वीडियो इंटरव्यू दिया हो किसी भी चैनल को या किसी इंटरव्यूअर को, वो हमें को मिल जाता है, वो हमारे पास कैंडी सोर्स होगा। द पर्पस इज टू गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस। तो ये होता है कि माजी में जो चीज़ें होती हैं वो आज भी रिपीट होंगी और फ्यूचर में भी रिपीट हो रही होती हैं। तो इसलिए जैसे भी कोविड 19 की सिचुएशन बनी है, तो कोविड 19 जो है वो कह रहे हैं कि 100 साल पहले भी जब ना 19 की यानी स्टार्टिंग सेंचुरी थी, उसमें भी ये कोविड 19 जो है वो उस वक्त भी फैला था, या उसमें भी इस तरह के मिसाइल पैदा होते थे। उस वक्त भी लाखों लोग जो थे या करोड़ों लोग जो थे वो दुनिया से फौत हो गए थे। तो इस तरह से चीज़ें माजी की जो चीज़ें होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से। इन्वॉल्व द रिव्यू ऑफ द रिटन मटीरियल बट मे इंक्लूड ऑरल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। तो इसमें ज़्यादा जो हमें डाटा मिलता है वो रिटन फॉर्म में मिलता है, जैसे लोगों ने बुक्स लिखी होती हैं, आर्टिकल्स लिखे होते हैं, अखबारों को इंटरव्यूज़ दिए होते हैं या उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, या न्यूज़ आती है अखबारों के अंदर, उनका डाटा होता है। या हमें समटाइम ऑरल भी मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डेड चीज़ें मिल जाती हैं, ऑडियो में मिल जाती हैं, तो ये डाटा भी हमें मिल जाता है। अच्छा, typically relies on the available data which are in the form of diaries, letters, newspapers, ये मैंने बातें की हैं आपको। It covers categories such as historical, legal, documentary, bibliography और biography, institutional, ideational and organization। तो ये organization के बारे में हो सकता है, ideas के बारे में हो सकता है, ideologies के बारे में हो सकता है, biographies के बारे में हो सकता है, bibliographical हो सकता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है, डायरीज में हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ फॉर नर्स रिसर्चर्स आर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। तो नर्सेज अगर रिसर्च कर रही हैं तो उनके पास जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होता है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नर्सिंग चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिशियंस के जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केयर प्लान स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह एजुकेशन के अंदर भी हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ जो, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स आपको दी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। स्टेप्स फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च में डाटा कलेक्शन है, आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद टॉपिक पे फिर आप डायरेक्ट डाटा कलेक्शन शुरू कर देते हैं, और उस डाटा को फिर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, यानी उसको रिलेट करते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन के साथ और उस पर अपना जो भी तबसरा होता है वो करते हैं। अब इसकी जो सेकेंड टाइप आ रही है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। यहाँ पे बेटा जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है ये क्वांटिटेटिव स्टडी की असल में ये स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर नहीं की, मुझे ये स्लाइड्स ग्रुप में मिली हैं, अपने अपनी यूनिवर्सिटी से ही ये स्लाइड्स मुझे मिली हैं ग्रुप से। तो इसलिए उनके रिलेटेड ही चीज़ें उसी तरह से प्लान होकर सामने आ रही हैं। तो बहरहाल जो डिस्क्रिप्टिव बेटा स्टडी होती है उसका ताल्लुक होता है प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट के अंदर जो फार्मूलाज हो रहे होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करके फिर हम उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको फाइंड, मसलन अगर टीचर्स हैं उनके जो मोटिवेशन लेवल है उसको हम स्टडी करेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन में होगा। कोविड 19 की वजह से आपको जो इश्यूज आ रहे हैं लर्निंग के उसको हम स्टडी करेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन है। कोविड 19 की वजह से हायर एजुकेशन के अंदर आपको पता है फॉर्मल सेटअप सारा ऑनलाइन हो गया है, उसके अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको स्टडी करेंगे प्रेजेंट है। अगर उसका हम स्कोप देखेंगे वो भी प्रेजेंट होगा। अगर हम उसके रिलेटेड जो भी डाटा हम लेंगे, जो प्रेजेंट सिचुएशन से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो उसका ताल्लुक डिस्क्रिप्टिव स्टडी से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ ये बताया गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिसर्च डिजाइन as indicated by the thesis, dissertations, and research reports of the institutions. It is common means obtaining information include the use of questionnaire, personal interviews, and the areas study guide or interview schedule and observation and either party
पार्टिसिपेट नॉट। तो मेरा बात जो है ये नो डाउट कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है ये इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है हमारे एजुकेशन सेटिंग में, सोशल साइंसिस में। मोस्टली जो रिसर्चर्स हैं इवन पीएचडी तक वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी पे सर्वे स्टडी कर रहे होते हैं, सर्चेस कर रहे होते हैं, क्वेश्चनियर एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे होते हैं। और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव जो स्टडीज़ हैं वो हो रही होती हैं, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है कि इट इज़ कंसर्न मेनली uh, concerned not with it is concerned not with the characteristics of individual but with the characteristics of whole population or sample thereof। तो ये इंडिविजुअल्स को, एक इंडिविजुअल को डील नहीं करता बल्कि पूरी पॉपुलेशन को डील करता है या उसको सैंपल को डील करता है। इट कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट और सैंपल। तो इसमें जो सैंपल साइज होता है बड़ा होता है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। और इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द सोल्यूशन ऑफ द लोकल प्रॉब्लम्स। जो मोस्टली हमें लोकल प्रॉब्लम्स आते हैं अपनी सराउंडिंग में, कम्युनिटी में, स्कूल के अंदर, उनको ये एड्रेस कर रहा होता है, लेकिन एक ख़ास बड़े लेवल पे, तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे ये स्टडीज़ हो रही होती हैं। इट्स स्कोप इज़ वेरी वास्ट। जैसे मैंने कहा कि इसको हम नेशनल लेवल पे भी देखते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी देखते हैं, और साथ साथ में ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखते हैं, तहसील लेवल पे भी देख रहे होते हैं। तो सर्वे में भी क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। तो ये हो सकता है कि आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करें लेकिन उसको बाद में क्वान्टिफाई कर लें। और डिस्क्रिप्शन में भी आइदर वर्बल और एक्सप्रेस इन द मैथमेटिकल टर्म्स। और मोस्टली इसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है वो मैथमेटिकल होता है, लेकिन किसी हद तक आप अगर क्वान्टिफाई करते हैं क्वालिटेटिव डाटा को तो वर्बली भी उसमें क्वांटिटीज, हम थीम्स को भी क्वान्टिफाई कर लेते हैं। तो मेथड क्या होगा? सबसे पहले बेटा आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसके लिए आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं। फिर आप लिटरेचर रिव्यू में देखते हैं कि माजी में जो लोग रिसर्चर्स हैं पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, उन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के वेरिएबल्स पे या किस तरह से बातें की हैं, लिखा है, उसको आप स्टडी करते हैं, उन टॉपिक्स का हिस्सा बनाते हैं। और उसके बाद आप पार्टिसिपेंट, जब आप लिटरेचर रिव्यू कर चुके होते हैं फिर आप टूल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जो आपका टूल डेवलपमेंट होता है। तो इसमें डेफिनेटली आप पहले स्टेप में कह सकते हैं कि भी आप अपना टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद उसका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है उसे आप बयान करते हैं और साथ में उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं। और हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप उसमें उसकी जो टूल है वो डेवलप करते हैं जिससे अपना डाटा कलेक्ट करना है। जैसे बात हुई थी सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो सकता है या आपका, मोस्टली इंटरव्यू इसमें नहीं होते। मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम इसमें क्वेश्चनर्स बनाते हैं और उन क्वेश्चनर्स को डेवलप करने के बाद उन क्वेश्चनर्स को हम वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद उसको फिर एडमिनिस्टर करते हैं। तो जब एडमिनिस्टर करते हैं उसमें फिर हम जो भी हमने पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए होते हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। और देन वी कलेक्ट डाटा एंड लाइबल डाटा, और उस डाटा कलेक्शन के बाद एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद हम कंक्लूड करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर सॉर्ट ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। और जो भी जहाँ पर सेमिनार्स होते हैं उसमें लोग प्रेजेंट करते हैं, आपके वर्कशॉप होते हैं उसमें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। इस पे मैं अभी बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे मुझे कोरिलेशन मिलती है तो मैं, ओके, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही दिया हुआ है, बाकी स्टडीज शायद बाद में डिस्कस करेंगे। ओके चलें, एक्सपेरिमेंट स्टडी मैं बाद में करूँगा चूँकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये थोड़ा डिफरेंट भी है। इससे पहले मैं कोशिश करूँगा आपको कोरिलेशनल और कॉजल कंपैरेटिव जो स्टडीज़ हैं वो बताऊँ, और उसके बाद फिर मैं एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कोरिलेशन स्टडीज़ पे बात करेंगे और उसके बाद फिर कॉजल कंपैरेटिव पे, और देन वी विल टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। So thank you for today's class.